हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए मैंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां और मैंडलीफ के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी, उनको हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। मैंडलीफ ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व। मैंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, मैंडलीफ के अनुसार जो तत्वों के गुण धर्म है उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ हैं जो ग्रुप कहलाते हैं। तो यानी ये ऐसे वाले क्या थे? ग्रुप थे। और क्षैतिज पंक्तियां उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पीरियड कहते हैं। अब देखिए उनकी उपलब्धियां क्या थी और सीमाएं क्या थी। तो हम पहले उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा और इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। तो उन्होंने बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है लास्ट वर्कशीट में कि किस तरह मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े थे। उन्होंने रिक्त स्थान जो छोड़े थे वो इस अनुमान से छोड़े थे कि कुछ तत्व जो ज्ञात नहीं है वो बाद में जब ज्ञात हो जाएंगे तो उनको यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब देखिए जो अनुमानित तत्व थे तो वो क्या थे? एका बोरोन उन्होंने नाम दिया, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। तो बच्चों ये जो एका है ये शब्द ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब अगला। तो एका बोरोन का मतलब क्या था कि बोरोन से जो अगला उन्होंने जगह छोड़ी वो उसका नाम उन्होंने एका बोरोन दे दिया। देखिए बोरोन तो जो है खोज हो चुकी थी, उससे आगे वाला जो तत्व था उसकी खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया? उसको एका बोरोन नाम दे दिया। बाद में जब वो वास्तविक तत्व मिला तो उसका नाम क्या था? स्कैंडियम था। उसके बाद इसी तरह एका एल्यूमिनियम दिया गया, उसका नाम बाद में गैलियम रखा गया। एका सिलिकॉन तो उसका नाम क्या रखा गया? जर्मेनियम रखा गया। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो जगह थी ये कहाँ पर और कैसे खाली छोड़ी गई थी। बच्चों ये है आपकी मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो है मैंडलीफ की आवर्त सारणी। इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये जगह है, देखिए एक तो स्कैंडियम, गैलियम और यहाँ पर तीसरा क्या है? जर्मेनियम। तो ये स्पेस जो है पहले खाली थे। जब ये तत्व मिले तब इनको यहाँ पर रख दिया गया। तो स्कैंडियम के लिए जो नाम दिया गया वो क्या था? एका बोरोन। गैलियम के लिए जो नाम दिया गया एका एल्यूमिनियम और यहाँ पर जर्मेनियम के लिए जो नाम दिया गया था वो था एका सिलिकॉन। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो जगह छोड़ी गई थी उनका बाद में जो ज्ञात तत्व थे बाद में ज्ञात हो गए थे उनको रख के इस जगह को भरा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुण धर्मों का अनुमान भी जो है बाद में क्या पाया गया? सही पाया गया। तो गुण धर्म जैसे कि परमाणु द्रव्यमान, ऑक्साइड का सूत्र और क्लोराइड का सूत्र, तो यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया गया है। एका एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? गैलियम है। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान वो 68, 69.7। E2O3 ऑक्साइड का सूत्र जो है वो है और यहाँ पर बनता है Ga2O3। ECl3 जैसे AlCl3 तो इसी तरह ये बनता है GaCl3। तो यानी इनके बीच में जो तत्व पहले खोजे जा चुके थे और जो बाद में खोजे गए, जो रिक्त स्थान छोड़े गए थे वहां पर जो रखे गए, उनके बीच में समानताएं थी। नेक्स्ट देखिए, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की बाद में खोज हुई जो कि उनको पिछली अवस्था को बिना छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। तो जो उत्कृष्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, उनकी भी खोज बाद में हुई थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो आवर्त सारणी है उसको नहीं छेड़ा और उनको लास्ट में अलग से एक समूह में रख दिया गया। दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से उन्होंने रखा था। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेन हमारी मैंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें कोई भी अक्रिय गैस के लिए मेन जो है जो बॉडी है इसमें उन्होंने नहीं रखा। उनके लिए उन्होंने जो है बिल्कुल अलग से एक समूह बना दिया गया था जहां पर उन्होंने अक्रिय गैसों को रखा। इससे क्या हुआ कि जो ये मेन आवर्त सारणी है ये डिस्टर्ब नहीं हुई। मैंडलीफ ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना था।
तो ये थी बच्चों उपलब्धियां जो कि मैंडलीफ आवर्त सारणी की हैं। अब हम बात करेंगे कुछ सीमाओं के बारे में। सीमाएं यानी उनकी जो आवर्त सारणी थी उनमें क्या क्या कमियां रह गई। मैंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुएं जैसे सोडियम, पोटाशियम और हैलोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इनसे मिलती थी। आप सब बच्चों को पता है सोडियम और पोटाशियम की संयोजकता एक होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इनकी भी संयोजकता एक होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन यही थी कि हाइड्रोजन को इनके साथ रखा जाए या हाइड्रोजन को इनके साथ ही रखा जाए। तो ये स्थिति जो है मैंडलीफ क्लियर यहाँ पर नहीं कर पाए थे। उसके बाद देखिए, क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन और ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। जैसे हाइड्रोजन जो है H2 बनाता है, इसी तरह क्लोरीन Cl2 बनाता है, ऑक्सीजन O2 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन को क्षारीय धातु के साथ रखें या उनको हम जो है हैलोजन्स के साथ रखें। इसी तरह हाइड्रोजन के यौगिक क्या क्या बनते हैं, HCl बनते हैं। अब देखिए सोडियम के यौगिक भी NaCl भी बनता है। तो यानी यहाँ पर सिमिलरिटी किस में हो गई, हाइड्रोजन और सोडियम में हो गई। ठीक है, और यहाँ पर सिमिलरिटी किस में दिखा रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस है वैसे क्लोरीन गैस है, इनमें भी आपस में जो है यहाँ पर समानता हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह अब देखिए हाइड्रोजन H2O बनाता है, सोडियम Na2O भी बनाता है। हाइड्रोजन H2S बनाता है तो सोडियम Na2S बनाता है। हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु है। तो हाइड्रोजन भी क्या है बच्चों, द्विपरमाणुक अणु है। H2 दो परमाणु जुड़ के जो है यहाँ पर एक अणु बन रहा है, तो ये द्विपरमाणिक अणु है। धातु या धातु के साथ अभिक्रिया कर ये सहसंयोजी यौगिक बनाता है। सभी बच्चे जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सहसंयोजी यौगिक बनाती है। अब देखिए, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, बच्चों परमाणु संख्या को अगर आधार मानते हैं तो क्या होता है कि फिर तो हाइड्रोजन को एक ही जगह मिलनी चाहिए। परमाणु संख्या तो हाइड्रोजन की एक ही होती है। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, परमाणु संख्या नहीं होगी, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान होगा। संख्या होगी तो फिर तो ठीक है, ये यहाँ पर परमाणु संख्या की जगह परमाणु द्रव्यमान होगा। यदि परमाणु द्रव्यमान को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होगी। सभी बच्चे जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 जो है समस्थानिक होते हैं। ठीक है ना, ऐसे जो है क्या होते हैं, प्रोटियम, उसके बाद ये ड्यूटेरियम और तीसरा क्या होता है, ट्रीटियम। तो अगर देखिए परमाणु इनका द्रव्यमान 1, 2, 3 है, तो फिर और हमारी जो मैंडलीफ की आवर्त सारणी है वो उसका आधार क्या है, उसका आधार है परमाणु द्रव्यमान। तो ऐसे तो हाइड्रोजन को 3 जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, उसको एक ही जगह मिली हुई थी। अगर 3 जगह रखते हैं तो फिर से वो अव्यवस्थित हो जाती है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। तो ये भी उसकी कमी थी, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो ये भी एक कमी थी कि एक तत्व, हमने क्या कहा है कि जो मैंडलीफ ने वर्गीकरण किया उसमें तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, बट ऐसा नहीं था, उसमें भी कुछ अनियमितताएं थी। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल। सो बच्चों देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल जो है ये देख पा रहे हैं। इसमें आप देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट का है यहाँ पर 58.93, उसके बाद ये कोबाल्ट का है, उसके बाद निकिल का आप देखिए उसके बाद रखा हुआ है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान है 58.71। आना चाहिए था निकिल पहले, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट पहले रख दिया और निकिल जो है वो बाद में रख दिया गया। तो इस तरह की अनियमितताएं यहाँ पर थी जो कि मैंडलीफ इनको नहीं निकाल पाया था। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हम वैसे ऑलरेडी वर्कशीट में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए बच्चों देखेंगे इनके आंसर हम कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने कौन से गुण धर्म का प्रयोग आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने के लिए किया? तो आंसर रहेगा दमित्री मैंडलीव को आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के द्रव्यमान को अपना आधार बनाया। मैंडलीफ ने तत्वों से बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड को तत्वों के वर्गीकरण का मूलभूत गुण माना। ठीक है, तो ऑक्साइड और हाइड्राइड जो है उन्होंने गुण लिया था उनको वर्गीकरण करने के लिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे।
इन तत्वों के नाम लिखिए व ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। तो बच्चों उन्होंने अज्ञात तत्व स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया। इन तत्वों को नाम दिया गया था, तो जो ये रिक्त स्थान छोड़ा था उनको उस समय नाम दिया गया था एका बोरॉन, स्कैंडियम को नाम दिया गया, एका एल्यूमिनियम गैलियम को नाम दिया गया था और एका सिलिकॉन वो जर्मेनियम को नाम दिया गया था। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो उनकी उपलब्धियां जो है वो कौन सी थी? तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है क्या थी हमारी पहली जो है क्या थी उपलब्धि थी कि तत्वों को जब व्यवस्थित क्रम में रखा तो समान गुण वाले तत्वों की क्या हो गई थी? पुनरावृत्ति हो गई। दूसरा है कुछ तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। तीसरा लिखेंगे नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली। चौथा लिखेंगे तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता मिली। तो ये जो है आवर्त सारणी की मैंडलीफ की उपलब्धियां थी। अब बात करेंगे मैंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या सीमाएं थी। प्रश्न 4 है, मैंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? तो मैंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएं भी थी। पहली क्या थी कि हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थिति नहीं थी क्योंकि यह क्षार धातुओं के साथ हैलोजन से मिलता जुलता था। दूसरा है कुछ उच्च द्रव्यमान वाले जो तत्व थे उन तत्वों को पहले स्थान दिया गया जिनका परमाणु द्रव्यमान कम था। ठीक है, तो पहले जो है उच्च द्रव्यमान वाले तत्व रख दिए गए और बाद में कम द्रव्यमान वाले तत्व रख दिए गए थे। तीसरा है तत्वों के समस्थानिकों को सारणी में स्थान नहीं मिल सका। तो जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक थे उनको सारणी में स्थान नहीं मिल सका क्योंकि सारणी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।